गुड मॉर्निंग। हम आज शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 का प्रथम अध्याय भूगोल, संसाधन एवं विकास। सर्वप्रथम बात करते हैं संसाधन क्या है। संसाधन वे वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो संसाधन को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। सर्वप्रथम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं: जैव संसाधन, अजैव संसाधन। नाम से स्पष्ट है, जैव अर्थात जिसमें जीवन हो। जिसमें जीवन से संबंधित जितने भी संसाधन हैं जैव संसाधन है। जैसे प्राणी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसको हम लोग निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा घर हो गया, हमारा चट्टान हो गए, धातुएं हो गए, ये सारे अजैव संसाधन हैं। समाप्यता के आधार पर, अर्थात जो समाप्त होता है या समाप्त नहीं होता है। तो समाप्यता के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के संसाधन हैं: नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा है। दिन में सूरज की रोशनी आपको दिन भर प्राप्त होती है, अगले दिन फिर से मिल जाती है। ये क्या साबित करता है? ये इससे आप सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जिसको आप बिजली बनाने में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जो लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में बनते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन हैं वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक के आधार पर। सर्वप्रथम व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत अर्थात निजी जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। जैसे अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी गाड़ी, इन पर अपना खुद का हक होता है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जिसको पूरे समुदाय के लोग उपयोग करते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि, मतलब जहां पशुओं को चराया जाता है, शमशान भूमि, तालाब, इन सब पे पूरे गांव का अधिकार होता है। नगरों में भी पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, इनमें पूरे शहर के लोग आ जा सकते हैं। इस पर सभी का अधिकार होता है। तो ये सारे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पे पूरे देश का अधिकार होता है। वे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीव, राजनीतिक सीमा के अंदर सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र की संपदा है। और एक मुख्य बात, सरकार को यह भी कानूनी अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। अर्थात किसी के व्यक्तिगत संसाधन को भी सरकार जरूरत के रूप में ले सकती है। जैसे अगर सड़क बनना है, किसी का खेत बीच में आ रहा है जिसके कारण सरकार को समस्या हो सकती है, तो सरकार उस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है, उसके बदले मुआवजा देगी वो। अगला बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जो देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात 200 समुद्री मील तट रेखा से 200 समुद्री मील के आगे का क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का हक होता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऑर्डर पे ही उस संसाधन को प्रयोग किया जा सकता है। हम बात करते हैं विकास के आधार पर।
विकास के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन हैं। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं उसका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये संभावी है, मतलब संभावना है, इसको हम लोग भविष्य में प्रयोग करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ये भी नाम से स्पष्ट, संभावी अर्थात संभावना है। विकसित संसाधन, ये भी नाम से स्पष्ट है, विकसित अर्थात विकसित हो चुका है, इसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और इसका सर्वेक्षण कर चुके हैं। इसकी गुणवत्ता के विषय में हम जानते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इन सब के बारे में हम पहले से परिचित हैं और ये भी जानते हैं इसे हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे ख़त्म हो जाएगा। इसके अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसके नवीकरण में लाखों वर्ष लगते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन विकसित संसाधन है। भंडार, भंडार नाम से स्पष्ट, इसको हमने भविष्य के लिए बचा कर रखा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास तकनीक नहीं है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, जैसे जल, जल अर्थात पानी, पानी 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम लोग जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर उससे हम नया ऊर्जा उत्पन्न करें, हमारे पास ये तकनीक नहीं है। अर्थात जल हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उससे अलग कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक हमारे पास नहीं है। तो अर्थात ये भंडार है हमारे लिए। अब बात करते हैं संचित कोष। संचित कोष क्या है? संचित कोष संसाधन जो है वो भी भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, अभी इसका प्रयोग सीमित मात्रा में हो रहा है, जैसे बांधों में जल से बिजली निर्माण, बांधों में जल से बिजली निर्माण हो रहा है, ये अभी सीमित मात्रा में हो रहा है। अब हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। इसमें हम बात करेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधनों को हम पूरा पुरजोर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हो गया है, अर्थात कुछ लोग संसाधनों अति प्रयोग कर रहे हैं, जिससे संसाधन धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आते हैं और कुछ को नहीं मिलते, जिससे समाज 2 वर्गों में बट गया, अमीर और गरीब। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, मतलब पृथ्वी का गर्म हो जाना, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ओजोन परत का टूट जाना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का खराब हो जाना, ये सारे संसाधन के अति प्रयोग के कारण ही हुआ है। अतः जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उचित प्रयोग की आवश्यकता है। तो संसाधनों का उचित प्रयोग करेंगे तब भविष्य के लिए संसाधन बच पाएगा। तो इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब हम इसके विषय में विस्तार से बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास वो है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी नुकसान ना हो, भविष्य की पीढ़ी भी इसको हमारे संसाधनों का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास पर ही 1992 में रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, उसके विषय में हम आगे बात करते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। इस पर सतत विकास पर ही चर्चा की गई थी। तो इनमें सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। एजेंडा 21 में क्या था कि आपको अपने देश में कुछ 21 एजेंडा तैयार करना है, उसके विषय में हम आगे बात कर रहे हैं।
एजेंडा 21 1992 में UNCED अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा यह स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में सतत पोषणीय विकास हासिल करना और प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब हर देश अपने लिए एजेंडा 21 तैयार करेगा और अपने सतत विकास के लिए प्रयासरत रहेगा। आज के क्लास में सिर्फ इतना, बाकी अगले पार्ट में।